जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। न्यू जनरेशन के मिसाइल्स को बनाने के लिए बन रही है एक नई अत्याधुनिक फैसिलिटी। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किए क्वांटम कम्युनिकेशन के मिलिट्री फील्ड ट्रायल्स। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के लिए ली जा रही है कॉम्बैट एम्फीबियस बोट्स। और पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से किया गया खुलासा कि पीएम मोदी ने यूक्रेन को बचाया था रशिया के न्यूक्लियर हमले से। हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत में अत्याधुनिक ट्राइसोनिक विंड टेस्ट फैसिलिटी को स्थापित करने की योजना है और ये फैसिलिटी भारत को नेक्स्ट जनरेशन के एडवांस्ड स्वदेशी मिसाइल्स को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये जो प्रस्तावित फैसिलिटी है डीआरडीओ साइंटिस्ट को मिसाइल के डिज़ाइन को सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक इन तीनों ही फ्लाइट रिजीम्स में टेस्ट कर पाएगी और जिससे उनके एक लाइव फ्लाइट ट्रायल्स को कंडक्ट किए जाने से पहले ही उनके एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने में मदद मिलेगी। और इस तरह की जो टेस्टिंग है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स और ऐसी अन्य एडवांस्ड एरोस्पेस सिस्टम्स की स्टेबिलिटी, कंट्रोल और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी क्रिटिकल होती है। और CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो योजना है ये अपनी प्लानिंग स्टेज में है और डीआरडीओ ने इस फैसिलिटी की एक डिटेल्ड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, ड्राइंग्स इन सभी के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज की तलाश शुरू करी है। और ये जो प्रस्तावित फैसिलिटी है मौजूदा और भविष्य के प्रोग्राम्स को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से सपोर्ट करेगी, जिसमें भारत के अपकमिंग बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, रीयूजेबल एरोस्पेस व्हीकल्स, एडवांस्ड हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज ये सभी शामिल हैं। डीआरडीओ ने अपने फाइबर बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मिलिट्री फील्ड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और जो कि एक सेफ और रिलायबल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये भारत की मिलिट्री को एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगा जिसे वर्चुअली हैक या इंटरसेप्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के समय में जो मिलिट्री है उससे अपने इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजने के लिए सीक्रेट डिजिटल की का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो दुश्मन है वो उस की को चुरा सकता है और वो भी बिना किसी की नज़र में आए। लेकिन जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो ये इस सीक्रेट की को एक्सचेंज करने के लिए क्वांटम फिजिक्स के लॉज का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में अगर इस कम्युनिकेशन को बीच में कोई इंटरसेप्ट या उस पर जासूसी करने का प्रयास भी करेगा तो उससे क्वांटम पार्टिकल्स अपनी स्टेट को बदल देते हैं और दोनों ही साइड्स को तुरंत ही अलर्ट मिल जाता है कि उनका कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। कहने का मतलब ये कि इसके होते हुए एक सीक्रेट इंक्रिप्शन की को बिना नोटिस में चुराना लगभग नामुमकिन है। और अब डीआरडीओ ने इसी के मिलिट्री फील्ड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे भारत का ये सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन एक रियल मिलिट्री कंडीशंस के अंडर अब वर्क कर सकता है। और हाँ, ध्यान रहे ये एक फाइबर बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि ये केवल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ऊपर ही काम करता है। तो इस वजह से ये कुछ फिक्स लोकेशंस के बीच ही सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए आइडियल है, जैसे कि कमांड सेंटर्स या डेटा सेंटर्स के बीच का कम्युनिकेशन। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने हाई स्पीड एम्फीबियस कॉम्बैट बोट्स की खरीद प्रक्रिया को शुरू किया है, जो कि समुद्री और दलदली इलाकों में अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकें। और ये बोट्स मुख्य रूप से सर क्रीक सेक्टर और अंडमान एंड निकोबार कमांड के पास मोबिलिटी को और इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। और इसके लिए जो RFP जारी की गई है तो उसमें लगभग दर्जन भर इस तरह के एम्फीबियस बोट्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है, जो कि बाय इंडियन कैटेगरी के तहत की जाएगी और इनमें कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। और इनमें से जो अधिकतर बोट्स हैं वो आर्मी को मिलेंगी, जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में इस्तेमाल होंगी, और बाकी की नेवी को दी जाएंगी मुंबई और पोर्ट ब्लेयर में इस्तेमाल के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीने के अंदर इनकी डिलीवरीज कंप्लीट होंगी। इस रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि आमतौर पर जो कन्वेंशनल बोट्स होती हैं तो वो लो टाइड के समय खाड़ियों में ज़मीन पर फंस जाती हैं, जबकि पहियों वाली जो गाड़ियाँ हैं वो कीचड़ में धंस जाती हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म ट्रूप्स को बिना रुके मड फ्लैट्स और उथले रास्तों पर पेट्रोलिंग करने, घुसपैठ को रोकने और छोटी टीमों को तैनात करने में मदद करेगा। और ये बोट्स हथियारों से भी इक्विप्ड होंगे और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ भी आएंगे। इसके अलावा ये 40 नॉट्स तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम होंगे और लगभग दर्जन भर फुली कॉम्बैट लोडेड सोल्जर्स के साथ 1500 किलोग्राम्स तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होंगे। और जैसे कि कहा गया कि एम्फीबियस बोट्स हैं, यानी कि इनको जमीन पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो इसलिए जमीन पर ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड रिट्रैक्टेबल लेग्स की मदद से ऑल व्हील ड्राइव में करीब 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने में सक्षम होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सुखोई Su-57E फाइटर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रस्ताव के साथ रशिया ने अपने प्रोजेक्ट 177S इंजन के जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव भी पेश किया है, जो कि भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी रशिया की तरफ से है, इस पर भारत की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा दावा किया है कि साल 2022 के आखिर में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन वॉर में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और पोलैंड के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात है यह नई दिल्ली में आयोजित भारत पोलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जिसमें उनका यह भी कहना था कि पुतिन दुनिया के जिन गिने चुने नेताओं की बात गंभीरता से सुनते हैं उनमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। और 2022 में पीएम मोदी ने ही रशियन राष्ट्रपति को यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने से रोका था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो भारत नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने एक अमेरिकन नेशनल को गिरफ्तार किया था, जो कि बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के भारत नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। तो अब इसके पास से चाइनीज पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी रिकवर किए गए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया कि अभी तक की जांच में किसी भी सस्पिशियस या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का कोई सबूत नहीं मिला है। बाकी अलग अलग एजेंसीज इस अमेरिकन नागरिक के द्वारा दी गई जानकारियों को इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई भी कर रही हैं, जिसमें इसकी आइडेंटिटी, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, अन्य कंट्रीज में इसकी पहले की विजिट्स, इन सभी की जांच की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह की परिस्थिति में भारत में एंटर हुआ था। बाकी इसके पास चाइनीज पासपोर्ट कैसे आया है तो उसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री का जो आतंकी संगठन है लश्कर, तो उसका एक कमांडर जिसका नाम है राना मोहम्मद अशफाक और ये भारत में मोस्ट वांटेड भी है, तो ये एक स्विमिंग पूल में एंटर करता हुआ दिख रहा है। और सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिसर्स का कहना है कि इसी अशफाक के अंडर में जो लश्कर के अन्य सुअर हैं यानी कि जो अन्य आतंकी हैं, तो अब वे वाटर बेस इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्हें स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। और आपको ध्यान होगा कि 26/11 जो मुंबई हमला था वो पानी के रास्ते से ही हुआ था। इसके अलावा कुछ और अन्य वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इनको क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ये भी सामने आया है कि जो लश्कर जैसे आतंकी संगठन है तो वो अब नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी ट्रेंड हो रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी मुख्य रूप से शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पीओके की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है और पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अत्याचारों के खिलाफ एक बार फिर से बहुत ही मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और कई हज़ार की तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करते हुए भी दिखे हैं। और जबकि न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी कुछ ऐसे क्रेडिबल इनपुट्स रिसीव हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तानी ISI है, तो वो पीओके के JAAC यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए अब अपनी प्रॉक्सी आतंकी संगठन का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। और इनपुट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रावलपिंडी और पाकिस्तान के अन्य आतंकी ट्रेनिंग सेंटर से पाकिस्तान की आर्मी, लश्कर और जैश के कुछ ऑपरेटिव्स को पीओके के सिविलियन प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट करा के इस पीसफुल प्रोटेस्ट को भंग करने का प्रयास कर सकती है, ताकि पाकिस्तान की आर्मी को एक वजह मिल जाए कि वो सिविलियन प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर करके उनकी आवाज़ों को दबा सके। और पाकिस्तानी आर्मी के आतंकी संगठनों के जो मेंबर्स हैं ये JAAC की रैलीज़ में हिंसा भड़का सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर जान के लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल के साथ क्लैश कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान की आर्मी इस सिविलियन राइट्स मूवमेंट को एक एंटी स्टेट टेरर प्लॉट की तरफ डाइवर्ट कर सके। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना के प्रमुख ने अपनी महत्वपूर्ण मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की विजिट के दौरान अब ईस्टर्न कमांड के अंडर आने वाले फॉर्मेशंस की सिक्योरिटी सिचुएशंस की समीक्षा करी है। और 14 और 15 जुलाई को ट्राई शक्ति कोर की विजिट के दौरान आर्मी चीफ को ईस्टर्न कमांड की ऑपरेशन सिचुएशंस के बारे में ब्रीफ किया गया था। इसके अलावा जो फॉर्मेशंस ने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट्स, फोर्स मॉडर्नाइजेशन, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, तो उनको भी रिव्यू किया गया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में राजस्थान में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिखरदेव कुलश्रेष्ठा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2024 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन ब्रजेश थापा वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में किस देश के पास सबसे अधिक संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।